Okay, starting with X-rays. ठीक है. सो द नेम ऑफ द, देखो ये मेडिकल फिजिक्स का पहला टॉपिक है. मेडिकल फिजिक्स में एक्सरेज है. इसी के एक्सरेज की कंटिन्यूएशन में सिटी स्कैन है, फिर अल्ट्रासाउंड है, और फिर पेट स्कैन, पीईटी पेट स्कैन. ठीक है. स्टार्टिंग विद प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज. अच्छा, आप सब बिल्कुल खामोश हो जाओ और हर चीज को जरा समझिए. देखिए, ये एपरेटस ड्रॉ करने के लिए आपको नहीं आएगा. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द होल थिंग वर्क्स. ठीक है. ये इसका एक सिंप्लीफाइड सेटअप है एक्सरे का. देखिए, सबसे पहले तो आपको नजर आ रहा है ये एक फिलामेंट है. इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, हीटेड फिलामेंट, ऑल्सो नोन एज कैथोड. ठीक है. अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो ये फिलामेंट एक एसी सप्लाई से कनेक्टेड है, यानी एक बैटरी से कनेक्टेड है. इस एसी सप्लाई का काम होता है बहुत हाई वोल्टेज पे करंट पास करना इसमें से, इस हीटेड फिलामेंट में से. क्यों? जब आप बहुत हाई वोल्टेज पे इसको गर्म करेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, जिसको कहते थे ओ लेवल में, तुम्हें याद है, इसको कहते थे थर्मियोनिक एमिशन. एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हॉट मेटल. ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ हॉट मेटल. तो जब आप इसको हाई वोल्टेज पे गर्म करते हैं ना, तो इसमें से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स. यहां से इट स्टार्ट टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, कैथोड कम्स फ्रॉम कि ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, और इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज भी कहते थे. जो रेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती थी, आपको याद होगा ओ लेवल में ये वर्ड आपने यूज किया था, कैथोड रेज. तो इसका नाम कैथोड वहां से आया है. अच्छा, अब बिल्कुल इसके सामने देखो, लिखा हुआ है यहाँ पर कूल्ड मेटल एनोड. ये जो है ना, ये वाला जो दूसरा मेटल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. व्हाट डू यू थिंक इट विल डू टू द इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये भागते हैं, समझो एक तरीके से बहुत तेज स्पीड से इसकी तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं, और इसे आके टक्कर मारते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स इसको टक्कर मारते हैं ना, दैट इज वेयर द रियल चेंज हैपेंस. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द वे ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कौन सी है? किनेटिक एनर्जी. वो काइनेटिक एनर्जी उनमें आई कहां से? उन पे वर्क हुआ. वर्क किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने. इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में? कैथोड और एनोड के बीच में. तो जब वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. The kinetic energy of electrons then when they strike the anode is converted to energy of photons. यहां से photons निकल के, और photons की जो वेवलेंथ होती है ना, वो एक्स रे रीजन में लाया करती है. तो यहां से एक्स रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये फोटॉन्स फिर इस इधर देखो एक्स रे विंडो है, यहां से बाहर निकल जाते हैं. अभी हम आपको बताते हैं कि इस विंडो का काम क्या होता है. पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ क्या हो रहा है? आप हीट अप कर देखो. अब इसमें दो वोल्टेजेस हैं. एक वो वोल्टेज है जो इस फिलामेंट की वोल्टेज है, एक इसकी वोल्टेज है, एक इसकी वोल्टेज है, और एक वो वोल्टेज है जो एनोड और कैथोड के बीच में होती है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, बिटवीन द एनोड और कैथोड के बीच में जो वोल्टेज होती है. चलिए, मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूरी बात को एक दफा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये जो कैथोड लेबल हुआ है, कैथोड, इसको आप बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं. बहुत हाई वोल्टेज की वजह से वो गर्म हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने लगता है. वो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप उनको अट्रैक्ट करते हैं बाय एन ऑपोजिटली चार्ज मेटल विच इज कॉल्ड एनोड, और एनोड उनको अट्रैक्ट करता है. ठीक है. इसको हम कहते हैं अब वर्क इज डन. वर्क इज डन बाय व्हाट? बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में है? बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड. वो वर्क होता है. वो वर्क किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है. जब इलेक्ट्रॉन्स आके टकराते हैं एनोड को, तो वो डिसेलरेट करते हैं. डिसेलरेशन का मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी? वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द फोटॉन्स. और फोटॉन्स का जो वेवलेंथ होती है वो किस रीजन में लाया करती है? एक्सरे. आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या हर फोटॉन, हर इलेक्ट्रॉन की जो टकराता है तो क्या वो एक्सरे में कन्वर्ट होता है? नहीं. हम उसकी वोल्टेज सेट ही ऐसी करते हैं कि हमें पता है कि उस वोल्टेज पे एक्सरे ही निकलेगी. ठीक है. हमने वो कैलकुलेट किया हुआ है कि किस
वोल्टेज को सेट करेंगे तो फिर एक्सरे फोटॉन बनेंगे। मैं आगे आके आपको थोड़ा सा उसका ब्रीफ करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है हमारे सिलेबस में, बस थोड़ी सी डिटेल है। ये एक्सरे फोटॉन्स पर यहाँ एक्सरे विंडो से बाहर चले जाते हैं। अभी एक्सरे विंडो का भी काम थोड़ा सा और समझाता हूँ। बेसिक चीज सबको समझ में आई मैंने यहाँ क्या कही है? ओके। अच्छा एक बात और, ये कूल्ड मेटल एनोड इसलिए है बच्चों क्योंकि कॉन्स्टेंटली जब इस पे इलेक्ट्रॉन टकराते रहते हैं ना एनोड पे, तो ये गर्म हो जाता है। और जब ये गर्म हो जाता है ना, तो इसका फिर वर्किंग चेंज हो जाती है। तो इसको ना कॉन्स्टेंटली ठंडा करते रहते हैं, ताकि फिर जो है ना वो हमारे पास एक्सरे कंटिन्यूसली प्रॉपर्ली प्रोड्यूस हो। तो इसको आपको गर्म नहीं होने देना। जिस तरह आपका गाड़ी के रेडिएटर में प्रोसेस होता है ना, तो इसके अंदर भी मल्टीपल अलग अलग एक्सरे मशीन में अलग अलग तरीका होता है। कुछ वाटर कूल्ड होते हैं, कुछ के अंदर वो क्या करता है, इसको एनोड को घुमाता रहता है। तो एक एनोड का टुकड़ा भी सामने होता है, थोड़ी देर बाद घूम के दूसरा टुकड़ा सामने, तो वाटर भी होते हैं, रोटेटेबल भी तरीके होते हैं इसको ठंडा करने। ये पढ़ा देता हूँ, कोई पॉइंट समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। एक मिनट रुक जाइए, लेट मी। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ दो वोल्टेजेस हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एक जो वोल्टेज है वो जो फिलामेंट का वोल्टेज है, और एक जो वोल्टेज है जैसे मैंने आपसे कहा इन दोनों के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में भी एक वोल्टेज है। चलो अब इसको जरा रीड करते जाएं स्टेप बाय स्टेप। ये पॉइंट्स सारे जरा आप रीड कर लें। When a metal cathode is heated using high voltage, it emits electrons, which is called thermionic emission. ठीक है। Second point, these electrons are accelerated by electric field between cathode and anode because of the potential difference between them. अच्छा ये देखो, अब मैंने वैल्यू लिख दी। जो एक्सरे का वोल्टेज होता है ना, वो 20 किलो वोल्ट से लेके 100 किलो वोल्ट तक रखा जाता है। ये इसके लिए वोल्टेज इसलिए फिक्स है क्योंकि अगर ये चेंज करोगे तो फिर जरूरी नहीं है कि एक्सरे के फोटॉन्स निकले, फिर हो सकता है यूवी के फोटॉन्स निकल जाएं, ठीक है, या गैमा के आ जाएं। तो हमें इसका केयरफुल रहना है कि वोल्टेज की रेंज इसमें रखी जाती है। ठीक है, एक सेकेंड। इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। दिस वोल्टेज, देखो दो वोल्टेजेस हैं। एक वोल्टेज है जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये वाला फिलामेंट को, एक ये वाला वोल्टेज है। इसकी बात नहीं हो रही इस वक्त, किसकी बात हो रही है? इस वोल्टेज की जो एनोड और कैथोड के बीच में है। इसको कहते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज? क्योंकि ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाता है। जी सर पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? हाँ वो आ रहा हूँ, उसका भी रिलेशनशिप बनाते हैं उसका। जी फर्क पड़ता है मेटेड पार्टिकल से। पर अभी रुक जाए ना, 2 मिनट रुक जाए भाई, मल्टीपर्पज नहीं बना सकते ना। अभी एक ही चीज में से हर चीज तो नहीं निकल सकती। चलो अभी जरा देखो। अब सर आप जरा ये कैलकुलेशन कीजिएगा। अब the work done by electric field is equal to the increase in kinetic energy of electrons. Do you agree? अच्छा बहुत सारे पासवर्ड के क्वेश्चन है ना, वो ये अज्यूम करता है कि काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो इसका मतलब है जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी ना इलेक्ट्रॉन में, वो सारा का सारा किसके बराबर होगा? वर्क के। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो, वर्क डन इज वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैथोड एंड एनोड, ये किसके बराबर होगी? इज इक्वल टू वोल्टेज। अच्छा पहले तो मैं लिख दूं ना, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। चार्ज यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला, ये पीडी है, और ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने कह दिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी फिलहाल इसका चलो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, अभी इसको ऐसे लिख रहा हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां तक समझ में आया सबको? बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक। अच्छा भाई, अब when these electrons strike टारगेट मेटल, टारगेट मेटल एनोड है। टारगेट एनोड को हम टारगेट मेटल भी कहते हैं। जिसको जाकर टकराता है ना उसका नाम है टारगेट मेटल। जब उसको टकराता है, ये आपका कौन सा है? एनोड है। ठीक है, इस केस में टारगेट मेटल इज योर एनोड। तो वो क्या करेंगे? वो डीसेलरेट होंगे। डीसेलरेट होने का मतलब
एंड जो काइनेटिक एनर्जी है डिक्रीज होगी। ठीक है भाई, डिसेलेरेट होंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। कहां जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी? वो कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्टेड टू एनर्जी ऑफ एक्स रे फोटॉन्स। ठीक है, सो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ड्यूरिंग, अच्छा अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो वाली नहीं है सर, ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज कौन सा वाला है? डिसेलेरेशन वाला। यानी जब वो टकराया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, ये वो नहीं है जो जितना वो वहां से भागता हुआ आ रहा था। अब जब वो टकराता है ना तो फिर उसके दूसरी दफा चेंज आता है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ये किस वक्त आता है? जब इट हिट्स, एक्चुअली व्हेन इट डिसेलरेट्स। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है वो इक्वल हो जाता है टू द फोटोन एनर्जी। ठीक है, ई। और क्वांटम में हमने फोटोन एनर्जी के फॉर्मूले पढ़े थे, या तो एच एफ या एच सी अपॉन लेमडा या एच एफ। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एक और बात ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है कि जब इलेक्ट्रॉन्स टकराएं तो वो 100% डिसेलरेट हो जाए। इन अदर वर्ड्स, अगर फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल्स, तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा 100 जूल ट्रांसफर कर देता है और 100 जूल्स का फोटोन बन जाता है। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है 100 में से वो 80% ट्रांसफर करता है, 20% नहीं करता। ठीक है, तो अब जो फोटोन मिलेगा वो 80 जूल्स का आएगा। कभी वो 60% ट्रांसफर करता है तो अब आपको 60 जूल का मिलेगा। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं है कि 100% काइनेटिक एनर्जी फोटोन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऐसा नहीं है कि 100% फोटोन जो है ना वो डिसेलरेट हो जाए। कुछ टकराने के बाद थोड़े से मूव करते हैं, यानी वो 100% डिसेलरेट नहीं होते। ठीक है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन है उसने 100% कन्वर्ट कर दी, एक है जिसने 70% कन्वर्ट की, एक ने है जिसने टकरा के 60% कन्वर्ट कर दी। तो डिफरेंट परसेंटेज के अंदर काइनेटिक एनर्जी फोटोन एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, कुछ 100% भी होती है बट सारी 100% नहीं होती। तो ये मत समझिएगा कि सारी की सारी एनर्जी आपको फोटॉन्स के अंदर मिल जाएगी, विच मीन्स के, अच्छा इसको फिलहाल अभी हम हटा देते हैं। अच्छा, अब एक मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है, इसका जवाब 1 मार्क का या 2 मार्क का, ये पास पेपर में क्वेश्चन आता है, लोगों को आंसर समझ नहीं आता कैसे करना है, तो मैंने इसका आंसर देखें लिख दिया है। विद रेफरेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, व्हाट इज मेंड बाय 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरेज? तो इसका मतलब होता है 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब, देखो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, किलो इज, आपको पता है 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। याद है ना सबको? ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और किलो का मतलब है इंटू 10⁻3। तो एक्चुअली ये इतनी एनर्जी है। ठीक है, 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस इतनी एनर्जी। कहां से आई एनर्जी? कौन सी एनर्जी है ये? कौन सी एनर्जी है 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ये वो एनर्जी है, इज refers to the energy of X-ray photons emitted by metal when electrons strike and decelerate. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन टकरा के डिसेलरेट करेंगे तो वो 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटॉन्स की एक्सरेज, एनर्जी के फोटॉन्स के एक्सरेज एमिट करेंगे। क्लियर हो गया ये? हर पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब जरा मैं कुछ अजम्पशन लेके बात कर रहा हूं, अपना काम आसान करने के लिए। आमतौर पे एग्जामिनर भी यही करता है। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा सर? इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग डिसेलेरेशन। ठीक है, ये पूरी बात हो गई। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये एनर्जी आई कहां से एक्सरे फोटॉन्स में, तो वो जो डिसेलेरेट करते वक्त काइनेटिक में चेंज आया वो कन्वर्ट होगा इसमें। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं कि कुछ जरा आपको कुछ प्रॉपर्टीज समझा दूं ऑफ एक्सरेज। ठीक है, पहला सवाल मेरा ये,
एक्सरेज जो बाहर आएंगी एक्सरे विंडो से, क्या वो एक ही वेवलेंथ की एक्सरे होंगी? पहले हाँ या ना में जवाब देंगे, फिर अगला सवाल करूंगा। क्या वो एक ही वेवलेंथ की एक्सरेज होंगी? हाँ या ना में जवाब दें। नहीं। आप कह रहे हैं एक वेवलेंथ की नहीं होंगी, तो आपका क्या ख्याल है, देयर बी अ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। एक्सप्लेन करेंगे क्यों आपके पास एक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स होगी? एग्जैक्टली exactly. क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन जो टकराता है ना, वो सारी की सारी एनर्जी जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर कर दे, 100% ट्रांसफर कर दे। अच्छा, मैं अगर ये अज्यूम कर भी लूं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, उसके बावजूद भी जो फोटोन निकलेंगे ना, उनकी एनर्जी बराबर नहीं होगी। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे 1000 इलेक्ट्रॉन है, सबकी एनर्जी 100 जूल है, और हम यूजुअली ऐसा करते हैं कि इक्वल स्पीड काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, उसके बावजूद भी फोटोन की एनर्जी 100 जूल नहीं होगी सारे। क्यों? क्योंकि कुछ 100% ट्रांसफर करेंगे, कुछ 60% ट्रांसफर करेंगे, कुछ 70% ट्रांसफर करेंगे, कुछ 80% ट्रांसफर करेंगे। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इज यू हैव अ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स व्हिच आर एमिटेड फ्रॉम द एक्सरे विंडो। एक पर्टिकुलर एनर्जी के फोटॉन्स नहीं एमिट होते। सो एक्सरे स्पेक्ट्रम, पहले मैं एक्सरे स्पेक्ट्रम आपको दिखा दूं, इसका डायग्राम ऐसा होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसका स्पेक्ट्रम। इसका एक्स एक्सेस है एक्सरे इंटेंसिटी, और इस वाई एक्सेस सॉरी, और इसका एक्स एक्सेस है वेवलेंथ। तो पहले जो तुम लोगों ने मुझे अभी कहा, तुम देखो एक रेंज ऑफ वेवलेंथ मिल रही है, आप लोगों को नजर आ रहा है? छोटी वेवलेंथ भी मिल रही है, बड़ी वेवलेंथ भी मिल रही है, यू गेट अ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। लेकिन एक कट ऑफ है, कट ऑफ। एक वेवलेंथ ऐसी है, उसको देखो मिनिमम वेवलेंथ मार्क किया हुआ है, उससे नीचे आपको नहीं मिल रही वेवलेंथ। तो एक मिनिमम वेवलेंथ है, उससे ज्यादा तो है बट उससे कम नहीं है एक। फिर आपको ये शार्प स्पाइक्स नजर आ रही हैं। अच्छा, अब आपको समझाते हैं, इसको कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये लफ्ज आपने पहले भी कहीं सुने हैं ना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। एमिशन में हमने क्वांटम में पढ़ा था, याद है? हमने कहा था जब व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में ब्रेक करें तो 7 कलर्स आपको नजर आते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा इसको समझिए। ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। पहले जरा ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे इट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ्स of X-ray photons emitted by target metal, which is because, अच्छा अब ये क्यों होता है? पहले तो ये रेंज है फोटॉन्स की, which is because of the difference in, क्यों है भाई ये फर्क? डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो अभी समझाता हूं। नोट, assuming that all electrons have equal speed or kinetic energy. अच्छा, how do you practically achieve this? प्रैक्टिकली ये अचीवेबल है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल स्पीड हो? जी बिल्कुल अचीवेबल है, और हम पढ़ चुके हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। वेलोसिटी सेलेक्टा, याद आ रहा है? वेलोसिटी सेलेक्टा, उसके अंदर एक ही वेलोसिटी के चार्जेस बाहर जाते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं बाय यूजिंग अ वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, यूजिंग, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ वेलोसिटी सेलेक्टर। तो अज्यूम करो कि सारे इलेक्ट्रॉन जो टकरा रहे हैं वो बराबर स्पीड से टकरा रहे हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, लेकिन सबका रेट ऑफ डिसेलेशन बराबर नहीं होता। ठीक है, उनमें से कुछ वो होते हैं जो कि, अच्छा अब आप जरा देखें, एक कट ऑफ या मिनिमम वेवलेंथ है। पहले इसको समझा दूं, फिर आपको कंटिन्यूस वाली बात भी समझ में आ जाएगी। अगर सबकी स्पीड बराबर है तो सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है। जब सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो अगर वो टकरा के 100% डिसेलरेट हो जाते हैं, 100% का मतलब है सारी एनर्जी जब वो ट्रांसफर कर देंगे, तो जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी वो लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ होगी। जरा देखिए कैसे। पीछे सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका, ये वाला एनर्जी और वेवलेंथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देख रहे हो, ये जो एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी है और जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना।
अब मुझे एक बात बताओ, फिर से पूछ रहा हूं तुमसे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इक्वल स्पीड पे आ रहे हैं, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होगी, जो ट्रांसफर होगी फोटोन में, वो कितनी होगी? तुम कहोगे सर उन इलेक्ट्रॉन्स की होगी जो 100% डिसेलरेट कर जाते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स वो टोटली टकराने के बाद रुक जाते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी को 100% ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर? एक्सरे फोटॉन्स के अंदर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो 100% एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, तो भाई उनसे जो फोटोन प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम एनर्जी वाला होगा। उससे ज्यादा एनर्जी तो आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि उन्होंने तो सारी ट्रांसफर कर दी, तो वो मैक्सिमम एनर्जी होगी। जो एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी उसकी? मिनिमम। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ और एनर्जी। तो इजिएस्ट वर्ड्स में ये वो वेवलेंथ होती है जो कि मैक्सिमम एनर्जी वाले फोटॉन्स की होती है। इसीलिए इससे लोअर वेवलेंथ के आपके पास वेव्स आ ही नहीं रही, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है। इससे ज्यादा एनर्जी क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उन्होंने 100% एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, तो यहां पर देखो, when an electron is completely stopped, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, एक सेकेंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली स्टॉप ड्यूरिंग डिसेलेरेशन, ठीक है, व्हेन इट स्ट्राइक्स द टारगेट मेटल ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द फोटोन एनर्जी व्हिच इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, ठीक है, ऑफ फोटोन और मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन, क्योंकि एनर्जी जो है वो इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जहां तक पहले बात, भाई लेट मी फिनिश, फिर आपका सवाल ये। अब आप मुझे खुद सोच के बताइए कि तो उसकी है जो मैक्सिमम, मैंने आपसे कहा, मैंने अज्यूम किया है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया हमें कि ये वेवलेंथ किसकी है। अब ये रेंज क्या डिस्क्राइब कर रही है? अब इससे बड़ी वेवलेंथ वाले फोटॉन्स या उससे बड़ी वेवलेंथ वाले फोटॉन, उससे बड़ी वेवलेंथ वाले फोटॉन, ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? कहां से आ रहे हैं फोटॉन बाकी? सर अब जो एग्जैक्टली जो 100% डिसेलरेट नहीं हुआ, लाइक 95% हुआ, उसकी एनर्जी थोड़ी और कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? थोड़ी लॉन्गर। ठीक है, जो 70% डिसेलरेट हुआ उसकी एनर्जी और कम होगी फोटोन की, तो ज्यादा एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा। सो ये जो कंटिन्यूस रीजन है ना, ये कंटिन्यूस रीजन बता रहा है कि डिफरेंट जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है, यही मैंने देखो नोट्स में यहाँ पर लिखा। अब इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? ये वाला मतलब अब पढ़ो। It is a range of wavelength of X-ray photons emitted by the target metal, which is because of the difference in the rate of deceleration of electrons. क्योंकि डिफरेंट रेट पे डिसेलरेट होता है, कोई 20%, कोई 30%, कोई 40%, कोई 80%, कोई 90%, तो इसीलिए एक डिफरेंट एनर्जीज आती हैं। डिफरेंट एनर्जीज का मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा और आगे आते हैं। प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग photons of different energies and wavelength of different energies and wavelengths। अब सबको मतलब समझ में आ गया इसका? क्लियर है ये? अच्छा सर, अब तीसरी बात कर दूं। ये शार्प, ये जो बड़ी बड़ी आपको जो पीक्स नजर आ रही है, जिसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ये शार्प पीक्स जो आपको नजर आ रही हैं, ये क्या है? अच्छा, अब जरा लेट्स, हाँ बोलो। नहीं नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन इन दोनों पे इनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा क्यों है? जरा मैं आपको ये समझाता हूँ, बोलो। नहीं नहीं, हो नहीं, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एटम के, वो खास तरह की एनर्जीज एब्जॉर्ब करती हैं। दे एब्जॉर्ब ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जीज। याद आ रहा है? क्वांटम में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम विल absorb only specific amount of energies which is equal to the energy gap between the two energy levels। याद है? अब होता क्या है सर, जब ये इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं ना, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं? जो कि कैथोड से निकल कर आ रहे हैं। जब ये एनोड को टकराते हैं, तो जो वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ना, कुछ एनर्जी उनमें से ऐसी होती है जो एनोड के जो शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो एनोड मेटल है ना एक, तो मेटल के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो टकरा रहे हैं।
ये वो इलेक्ट्रॉन है जो एनोड के एटम के अंदर हैं, ठीक है। वो उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों भाई, वो वही एनर्जीज क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि वो एनर्जी इक्वल होती है उनके एनर्जी गैप के बराबर। वो उनको एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, एक्साइट। जैसे हमने क्वांटम में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम अ लोअर हायर लेवल टू अ हायर, वो एक्साइट जंप करके ऊपर चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो कभी डी एक्साइड भी तो करेंगे ना। जब वो डी एक्साइट करते हैं तो वही एनर्जी वो एमिट करते हैं, और वो एनर्जी एडअप हो जाती है टू द एनर्जी ऑफ द एक्सरे फोटॉन्स, और वहां पर बड़ी बड़ी स्पाइक्स आती हैं। इसका मतलब है दो सोर्सेज हो गई एनर्जी की। एक यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एमिट करें, कौन सा वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डी एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक वो जो फोटॉन्स वहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, शार्प स्पाइक्स आ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाले वो वेवलेंथ्स हैं, ये वाले वो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की जो कि टारगेट मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके एक्साइट करते हैं, और जो सब्सिक्वेंटली जब वो डी एक्साइट करते हैं ना, तो वो डी एक्साइट करके एमिशन बढ़ा देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना हाई इंटेंसिटी एमिशन आती हैं। तो इसको तुम लोग पढ़ लो। दे आर प्रोड्यूस इन रीजन्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टारगेट मेटल या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, डी एक्साइट, ठीक है। द वेवलेंथ और एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इन दिस रीजन इज फोटॉन्स व्हिच आर एमिटेड बाय द डी एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो डी एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स एमिशन करते हैं, वहां पर आपको बड़ी बड़ी यूं करके स्पाइक्स मिलती हैं। बोलो। बिल्कुल होती है, बहुत सारों की होती है, तभी तो कट ऑफ वेवलेंथ है। बिल्कुल होती है। ठीक है भाई। एक्सरे, जी जी बोलिए बोलिए। यूजुअली इनका रीजन उसकी लोअर, क्योंकि बेटा मेटल्स होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं ना, हर तरह का डिफरेंट डिफरेंट मेटल नहीं होते, स्पेसिफिक मेटल होते हैं। जी बोलिए बोलिए, फरमाइए। और डिपेंड करता है हमें किस रेंज की होती है। आमतौर पर यूजुअली ये मेटल जो होते हैं ना, वो टाइटेनियम प्लैटिनम जो ज्यादा हीट अप नहीं होते, इनसे होते हैं। अच्छा चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट चीज पे, वो है, देखो ये तो इसकी बेस। जरा हम आ जाते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज पे। पहले अब नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ एक्सरेज। वो भी वही तो, उसी की तो बात कर रहा हूँ, वो करते हैं। क्योंकि जब वो डी एक्साइट होते हैं ना, तो वो हम आपको याद है हमने क्या पढ़ा था कि जब वो कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं तो एक्साइट होते हैं, जब वो डी एक्साइट होते हैं तो वही रेडिएशन एमिट करते हैं। ओके, हार्डनेस ऑफ एक्सरेज। देखो ये जो अभी मैंने आपको बताया था एक्सरे विंडो, ये एक्सरे विंडो का रोल अब आपको समझ में आएगा क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक्सरेज, और अभी आप लोग आगे जाके अल्ट्रासाउंड पढ़ेंगे ना, अल्ट्रासाउंड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो आप बोन्स के थ्रू नहीं गुजार सकते, स्कल के थ्रू नहीं गुजार सकते। एक्सरेज पेनिट्रेशन इनकी इतनी होती है कि ये हार्ड रीजन्स लाइक बोन, स्कल, ये इनमें से भी गुजर जाते हैं। इवन आपको शायद पता नहीं है, एक्सरे मशीन्स वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। ये जो पाइप्स की लीकेज वगैरह होती है मशीन में, चेम्बर्स की लीकेज वगैरह, उससे भी आप एक्सरे यूज करते हैं। सो ये अच्छी, आपको पता है गैमा के बाद जो सेकंड मोस्ट पेनिट्रेटिव है वो एक्सरे ही है ना। सो इट्स वेरी पेनिट्रेटिव। लेकिन इनके अंदर भी कुछ एक्सरेज ऐसी होती हैं जो रिलेटिवली सॉफ्टर होती हैं, जो बहुत पेनिट्रेटिव नहीं होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर या हार्डर होती हैं। तो बेसिकली अगर आप इनसे पूछेंगे सर व्हाट इज हार्डनेस ऑफ एन एक्सरे, सो ये रेफर करता है बेसिकली उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, ठीक है, ऑफ एक्सरे बीम। अच्छा, अब ये कैसे इंप्रूव करते हैं या कम करते हैं? सॉफ्टवेयर एक्सरेज और हार्डवेयर एक्सरेज में क्या फर्क होता है? जितना एक्सरे ज्यादा होगा ना, द मोर पेनिट्रेटिव, ये तो मैंने आपको बता दिया इट इज। तो अब हार्डनेस कैन बी इंक्रीज, या आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। ओके, कौन एक्सप्लेन करेगा? अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो एक्चुअली आप क्या बढ़ाएंगे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे आप। किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स की जो आकर टकरा रहे हैं। जब आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो कॉन्सिक्वेंटली क्या बढ़ेगा? जो एमिटेड फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी। जाहिर है जब वो ज्यादा एनर्जी से आकर टकराएंगे तो ट्रांसफर भी ज्यादा करेंगे, ठीक है। और जितनी ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स बाहर आएंगे वो ज्यादा पेनिट्रेटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि वी इंक्रीज होता है तो मोर वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा वर्क होता है तो इतना मोर काइनेटिक एनर्जी
जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है तो मोर फोटोन एनर्जी, और जितनी फोटोन एनर्जी ज्यादा होती है तो मोर पेनिट्रेटिव द एक्स रेस। ठीक है, ये पूरा मैंने इसका लिंक कर दिया। समझ में आ रहा है? वोल्टेज बढ़ाओगे तो वर्क ज्यादा होगा, वर्क ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो फोटोन एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। जितनी फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा जो है वो पेनिट्रेटिव होंगी यानी हार्डर। ठीक। अब बच्चे कहते हैं लेकिन सर आपने ये भी तो कहा था कि कुछ 100% तो ट्रांसफर नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसा होता है कि हार्डर एक्सरेज के साथ साथ ना, आप चाहें या ना चाहें, सॉफ्टवेयर एक्सरेज भी प्रोड्यूस होती हैं। और ये सॉफ्टवेयर एक्सरेज वो होती हैं जिसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, और इनकी एनर्जी कम इसलिए होती है क्योंकि मैंने अभी कहा कुछ इलेक्ट्रॉन्स में 100% कन्वर्जन नहीं होगी। सॉफ्टवेयर एक्सरेज का नुकसान ये है कि अगर कोई देखो, फॉर एग्जांपल कुछ एक्सरेज इतनी सॉफ्ट होती हैं कि वो आपके स्किन के थ्रू भी नहीं पास हो सकती। ठीक है, या आपके स्किन के नीचे जो फैट की एक लेयर होती है या उसकी जो आपका मसल की लेयर होती है उसको उसको भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो वो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि उनको तो आपकी बॉडी के थ्रू गुजर के इमेज प्रोड्यूस करना है ना। लेकिन आपको पता है आपके किसी काम की तो नहीं है, लेकिन नुकसानदेह जरूर है, क्योंकि एक्स रेज कैन कॉज कैंसर। मालूम है आपको, ये आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। अगर इसका आपको प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एक्स रेज कैन कॉज कैंसर। इनको कहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस, जो आपकी ह्यूमन सेल्स के लिए डेंजरस होती हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत लिमिटेड एक्सपोजर करना चाहिए एक्सरे का। आपने देखा है कभी जो एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं, अगर अच्छे अस्पताल या अच्छी लेबोरेटरी से आप एक्सरे कराए ना, तो वो एक्सरे आपका सेट करके ना आपको, उसके बाद वो पीछे चला जाता है शील्ड के। वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, उसके पीछे जाके फिर वो बटन दबाता है तो एक्सरे होता है। आसान वगैरह से अगर एक्सरे कराएं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा वो टेक्नीशियन वहीं नहीं खड़ा रहता। वो बेचारी सस्ती लेबोरेटरी है, वो सारा दिन वहीं खड़ा रहता है। वो वेरी डेंजरस फॉर पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू इट। ठीक है, तो इसलिए अच्छा बहरहाल, सो जो सॉफ्टवेयर एक्सरेज होती है ना, जो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, उनके लिए लगा हुआ है ये एल्यूमिनियम फिल्टर। ये देख रहे हो एल्यूमिनियम फिल्टर एक्सरे विंडो। ये जो एक्सरे विंडो है ना, इसके अंदर एक एल्यूमिनियम का फिल्टर लगा हुआ होता है। उसका काम ही यही होता है कि जो सॉफ्टवेयर एक्सरेज है उनको ब्लॉक कर दे। ठीक है, सो इट विल नॉट अलाउ सॉफ्टवेयर एक्सरेज टू पास थ्रू। उनको ब्लॉक कर देता है, तो वो आपकी बॉडी पे जाती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी पे जाएंगी भी फायदा तो कोई पहुंचाएंगी नहीं, क्योंकि गुजर तो सकती नहीं है तुम्हारी बॉडी से, वो नुकसान करेंगी उल्टा। ठीक है, तुम्हारे सेल्स को जो है वो डैमेज करेंगी। तो ये हम यहाँ पर ये लिखते हैं, या पढ़ ले, X-rays are passed through a window fitted with aluminum filter, which removes the softer X-rays before it enters the patient body. क्यों? क्योंकि softer X-rays cannot penetrate through the body and is not useful, but in imaging, but can cause harm to the patient. क्लियर है भाई? हार्ड एक्सेस समझ में आ गया क्या होती हैं? अच्छा चलो, अब अगली एक दो प्रॉपर्टी करके फिर उसके बाद इसके हम जरा करते हैं। पहले हार्डनेस ऑफ एक्सेस समझ में आ गया, चलो अब इंटेंसिटी और जरा ये दो चीजें। अच्छा पहले मुझे बताओ कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज बोलो। एक्साइट करने के लिए तो एक खास वो वाली एनर्जी यूज होगी जिनका एनर्जी गैप इक्वल टू द टू शेल्स होगा। एक्साइट ही एक्साइट होते रहते हैं, रिमूव कर देते हैं हम, निकाल देते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। अच्छा भाई, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज का मतलब ये है कि कितने, देखो याद करो क्वांटम में भी हमने ये डिस्कशन किया था। इसमें क्वांटम में तुम्हें याद है हमने कहा था अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो क्या करो, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओ। याद आ रहा है? हालांकि मैंने आपको कहा था कि ये थ्योरी जो है वेव्स में उल्टी होती है। ठीक है, लेकिन सब लोगों को क्वांटम फिजिक्स पढ़ने के बाद ये पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। अच्छा आप लोग मेरी बात गौर से सुनिएगा, देखिए हार्डनेस और इंटेंसिटी ये थोड़ा डिफरेंट बातें हैं। अभी मैंने पीछे क्या बताया था, अगर आपको हार्डर एक्सरेज प्रोड्यूस करनी है तो फोटोन की एनर्जी बढ़ाओ। अब अगर मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी है ना, तो मुझे फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ानी, मुझे क्या बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग बातें हैं। हार्डर एक्सरेज में मुझे फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ानी थी, अब मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने हैं। मुझे तरीका बताओ कैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा सकता हूँ, सोचो। If I want more photons to be emitted in the same time,
तो सोचो क्या कर सकते हैं, तुम बताओ। दिमाग लगाए ना, सेटअप में सोचिए। ज्यादा फोटॉन्स अगर मुझे 1 सेकंड में एमिट करवाने हैं तो मैं क्या, चले वो कैसे करना है मैं बता दूंगा, क्या करना है ये तुम बता दो। इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएं जाके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएं, नॉट द एनर्जी। देखें एनर्जी नहीं, अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे उतने ज्यादा फोटोन एमिट होंगे उतने टाइम में। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं? कौन सा वोल्टेज? कैथोड का वोल्टेज, शाबाश। ये जो कैथोड जिस पे लगा हुआ है ना, अगर आप इसका वोल्टेज बढ़ा देंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ये वाले कैथोड की बात हो रही है, ये वाला जो हाई वोल्टेज है, ये वाले वोल्टेज की बात हो रही है, हाई वोल्टेज की। अगर आप इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। जब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने टाइम में एमिट करेगा तो वो ज्यादा जो है वो फोटॉन्स एमिट करेगा, और ज्यादा फोटॉन्स एमिट करने का मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब समझे, इस वोल्टेज को बढ़ा के तुम ज्यादा फोटॉन्स एमिट करवाओगे, इस वोल्टेज को बढ़ा के तुम ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स एमिट करवाओगे। ठीक है, ये जो एनोड कैथोड के दरमियान वोल्टेज है इसको बढ़ाने से ज्यादा एनर्जी के फोटॉन निकलेंगे, लेकिन ये वाला जो कैथोड का वोल्टेज है उसको बढ़ाने से ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे। इज दिस क्लियर? तो ये जी आपने कर दिया, अब आप इसको पढ़ लें। Intensity, it refers to the number of photons emitted per unit time. It can be increased by increasing the number of electrons striking the target metal, which in turn can be increased by increasing the temperature of the filament of cathode, that is increasing the voltage of the filament. क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इंटेंसिटी आप ऐसे बढ़ा सकते हैं फोटॉन्स की। फिलामेंट, हाँ, फिलामेंट जितना गर्म होगा उतना ज्यादा एमिशन करेगा। और गर्म कैसे होगा? वोल्टेज ज्यादा करके, क्योंकि इसको थर्मियोनिक एमिशन कहते थे ना। थर्मियोनिक मींस हीट। वो पहले हीट अप होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। सो वो जितना हायर टेम्परेचर पे होगा फिलामेंट उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा पर यूनिट टाइम। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, चलो भाई, अब जरा बताओ, तुम्हारा जो एक्सरे, हड्डी हड्डी का एक्सरे देखा है? तो तुम्हारा जो हड्डी का एक्सरे है वो हुआ किसका हुआ था तुम में से? तुम्हारा, तुम तो दिमाग का भी कराओ थोड़ा सा। अच्छा, सिटी स्कैन होता है। जी जी। तो आपका जो किस चीज के लिए हुआ था एक्सरे आपका? हड्डी टूट गई थी तो टूटी थी एक्सरे में? अच्छा नहीं, 2 नंबर ही कर रहे थे तुम। अच्छा, किसी की असली में टूटी थी? आपकी टूटी थी। पहले बताइए, जब आप एक्सरे का जो रिजल्ट होता है वो एक्चुअली कैसा होता है? वो एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है, उसके ऊपर जो हड्डी का इमेज होता है। अच्छा, बाय द वे, जो ये जो इमेजेस होते हैं उनको शैडो इमेजेस भी कहते हैं। ठीक है, जो हड्डी का जो इमेज होता है वो ब्राइटर होता है, और उसके जो सराउंडिंग रीजन होता है वो डार्कर होते हैं। ऐसा ही है? अच्छा, कोई समझाएगा एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हियर? ये होता क्या है ब्राइट और डार्क? बोलो। इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, एक्सरे फोटॉन्स। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सरे आपकी बॉडी से गुजरती है, कुछ मीडियम आपके बॉडी के ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एक्सरेज को, और कुछ कम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन के मीडियम कैसा है। लाइक हड्डी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा ब्लॉक करेगी एक्सरेज को, लेकिन मसल्स, सॉफ्टर रीजन हैं, वो ज्यादा अपने थ्रू जाने देंगे। जब आपकी बॉडी से एक्सरेज निकलती हैं तो ये टकराती हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे। वहां पर जितना ज्यादा एक्सरेज की इंटेंसिटी गिरती है ना, वो ब्लैकनिंग कॉज कर देती है, ब्लैकन्स द रीजन। तो जहां से ज्यादा एक्सरे निकल के गिरती हैं वो डार्क हो जाते हैं, और जहां से कम एक्सरेज आते हैं वो ब्राइटर रह जाते हैं। एज अ रिजल्ट एक कंट्रास्ट इमेज प्रोड्यूस होता है। कंट्रास्ट समझते हो ना? ब्राइट और डार्क का कॉम्बिनेशन कहलाता है कंट्रास्ट। तो हम कहते हैं कंट्रास्ट इमेज इज प्रोड्यूस्ड। अब अगर तुम्हें फ्रैक्चर है तो क्या होगा? आपके हड्डी के बीच में से आपको एक डार्क लाइन नजर आएगी, यानी हड्डी पूरी ब्राइट है, बीच में एक हल्का सा डार्क सा, हल्की सी क्रैक आपको नजर आएगा। वो डार्क, आप कहेंगे यार यहाँ वो क्रैक इससे डार्क नजर आता है क्योंकि वहां से एक्सरेज गुजर जाती हैं। तो एक्सरेज वहां से गुजर के जाहिर फोटोग्राफिक फिल्म पे टकराती हैं, तो वहां पर एक डार्क रीजन नजर आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसे ही होता है, एक्सरेज जब गिरती है ऑब्जेक्ट पे। देखो यहाँ पर मैंने ये शो किया हुआ ना, जो शेडेड एरिया ये ज्यादा ब्लॉक करता है, जो शेडेड एरिया नहीं है वो अपने अंदर से जाने देता है। तो मैंने यहाँ पर आपको बस यही बताया है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। व्हेन अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी एक्स-रे फॉल्स ऑन अ रीजन ऑफ पेशेंट्स बॉडी, दे आर एब्सॉर्ब्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट रीजन्स। हार्ड रीजन्स एग्जांपल बोन विल एब्सॉर्ब मोर, softer region example muscle will absorb less. The
These X-rays, after passing through these regions, will fall on the photographic film and cause blackening on it. The degree of blackening depends on the intensity of radiation falling on the plate. More the intensity, more the blackening. और हम क्या कहते हैं? Resulting in contrast or shadow image on the film. यहां तक समझ में आ गया? टाइम देखे यारो तुम टेढ़ी आंखों से बार बार से यूं करके टाइम देखना होगा तो बता दूंगा भाई। चलो यहां तक समझ में आया? आपके टीवी में, फोन में कंट्रास्ट और शार्पनेस के ऑप्शंस हैं। क्या होता है कंट्रास्ट और क्या होती है शार्पनेस? पहले तो डेफिनेशन याद कर लो, फिर अभी समझाता भी हूं। डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ब्राइट एंड द डार्क रीजन इज कंट्रास्ट। शार्पनेस होता है रेफर्स टू द डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज और एजेस ऑफ एन इमेज। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूं जरा एक करके। जब आप अपने टेलीविजन का कंट्रास्ट पढ़ाते हैं ना, तो कंट्रास्ट का मतलब है डार्क चीज और डार्क हो जाएगी और ब्राइट चीज और ब्राइट हो जाएगी। ठीक है, तो कंट्रास्ट बढ़ता जाता है, यानी जितना उनका फर्क आता जाता है ना, डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द डार्क एंड द ब्राइट रीजन, तो उसको कहते हैं कंट्रास्ट हाई होता जा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, ये कपड़ों में भी यूज होता है ना। आप लोगों ने कंट्रास्ट के कपड़े पहने हुए, मतलब भाई इतना बीमार हो क्या तुम लोग? तो बच्चे हो क्या छोटे यार? बड़े हो जाओ, कब बड़े होगे तुम लोग? क्या मतलब होता है कंट्रास्ट के कपड़े पहनने का? हाँ, वो कंट्रास्ट में है। और जो कंट्रास्ट में नहीं होते कपड़े, वो व्हाइट और व्हाइट। हाँ, तुम ही जाए पहन सकते हो व्हाइट और व्हाइट। ठीक है, सो अगर आप बिल्कुल एक जैसे कलर के ट्राउजर और शर्ट पहन ले तो हम कहते हैं लो कंट्रास्ट, लेकिन अगर आप ऑपोजिट कलर्स के पहने, हाई कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट समझ गए? ठीक है, अच्छा। आइडियली जितना अच्छा कंट्रास्ट होता है ना, उतना इमेज क्लियर होता है, आपको ज्यादा इमेज पढ़ना आसान होता है। अच्छा, शार्पनेस। शार्पनेस का क्या मतलब होता है इन रियल टर्म? लाइक ये तो हो गया ना, डेफिनेशन तो हो गई, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इसका रियल में मतलब समझाओ। उसकी जो बाउंड्रीज है ना, कभी कभार ऐसा होता है उसकी आउटलाइन ना एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलता कि ये खत्म कहाँ हो रही है और फिर उसके बाद दूसरा रीजन कहाँ स्टार्ट हो रहा है। ऐसा वो कभी कभार बाउंड्री उसकी स्प्रेड हो जाती है। देखा, स्पेशली खास तौर पे अगर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हों, लाइक अगर कोई स्पोर्ट्स के अंदर कोई बॉल बॉल तेज जा रही है ना, तो कभी कभार ऐसा होता है उसकी बाउंड्री स्प्रेड हो जाती है। तो हम ये नहीं कि हमें एग्जैक्टली नहीं हम कह सकते यार यहाँ पर ये खत्म हो रही है बाउंड्री, यहाँ से दूसरे की बाउंड्री शुरू हो रही है। तो जितना क्लियर बाउंड्रीज होंगी ना, उतना हम कहेंगे उसका जो है वो शार्पनेस ज्यादा है। अच्छा, अब इनको, इनके भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंट्रास्ट और शार्पनेस का मसला आता है। देखिए, पहले तो जरा हाउ टू इम्प्रूव शार्पनेस। शार्पनेस आपको बता देता हूं। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल शैडो। पार्शियल शैडो वो रीजन होते हैं जो कि आइडियली नहीं होने चाहिए, वो आपकी शार्पनेस को खराब करते हैं। अच्छा, वो ऐसे समझ नहीं आएगा, मैंने इसमें एक डायग्राम डाला हुआ है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल शैडो। देखो, इस डायग्राम को जरा देखो। ये एनोड है, इससे एक्सरेज आ रही हैं एनोड से। अच्छा, ये जो फुल शेडो है ना बच्चों, ये वाला अच्छा, ये देखो एनोड से एक्सरेज आ रही हैं, ये एक्सरेज ये ऑब्जेक्ट से इसका ये इमेज बना रही है, ये इसका इमेज है। ये जो फुल शेडो लिखा हुआ है ना, ये आपका इमेज है। भाई इधर सुन लो अभी, ये फुल शेडो इज योर इमेज, लेकिन आप देख रहे हैं उसके इधर और इधर पार्शियल शेडो आ रहा है। ये पार्शियल शेडो प्रोड्यूस कर रहा है आपका वो रीजन जिसको हम कहते हैं ये आपके बाउंड्रीज को क्लियर नहीं होने दे रहा। तो उसूलन आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है ना, वो यहां तक होना चाहिए था, ये होना है, बस इसकी बाउंड्री ये है। लेकिन ये छोटा सा रीजन उसके ऊपर जो ऊपर नीचे आ गया ना पार्शियल शेडो, ये इसकी बाउंड्रीज को क्लियर नहीं कर होने दे रहा। लेकिन आप दूसरे इसमें फर्क देखें, देख लो इधर, एक दूसरे को तुम लोग देखते रहते हो, इधर मुझे देख लो। सेकंड डायग्राम के अंदर और फर्स्ट डायग्राम के अंदर क्या फर्क है? एनोड का साइज बड़ा है। एनोड का साइज जब बड़ा है तो रिजल्टिंग इमेज में क्या फर्क आ रहा है? आप देखें, इसका पार्शियल शैडो रीजन बड़ा है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये पहला वाला यूज कर रहा हूँ ना डायग्राम, ये वाला सेटअप यूज कर रहा हूँ, तो अच्छी शार्पनेस आएगी। लेकिन अगर कोई बड़ा एनोड यूज कर रहा है तो उसकी शार्पनेस बुरी आएगी, क्योंकि उसका पार्शियल शैडो रीजन बड़ा होगा। ठीक है,
सो एनोड का जो साइज होता है ना, वो पार्शियल शैडो रीजन डिटरमिन करता है। जितना एनोड का साइज बड़ा होता है, याद रखो उसका पार्शियल शैडो रीजन बड़ा आता है, और इसका मतलब है उसके अंदर जो शार्पनेस होती है वो बुरी होती है। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? हाँ, वो कोई मैं डजेंट मैटर, फुल शेडो का तो हम मैग्नीफाई कर सकते हैं ना, पार्शियल शेडो बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर पार्शियल शेडो बड़ा होगा तो फिर हमारी शार्पनेस इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब सर इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या करूं। आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं इसके शार्प इमेज ऑब्टेन करने के लिए क्या करूं। एनोड के साइज को छोटा कर दें। लेकिन डू यू थिंक दिस इज फीजिबल? प्रैक्टिकली ये होना चाहिए? यानी ये फीजिबल क्यों नहीं है एनोड का साइज छोटा रखना? देखो, अगर आपने एनोड का साइज को स्मॉलर रख दिया ना, फिर आप जब चाहेंगे भी तो आप उसकी शार्पनेस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपके, अब देखो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए ना कि अगर हमें शार्पनेस कम करनी है तो हम कम कर सकें, या ज्यादा करनी है तो ज्यादा कर सकें ना। कितना इनप्रैक्टिकल है, सपोज करो कि अब मैंने शार्पर इमेज लेना है तो मैंने छोटा एनोड का साइज यूज किया हुआ है। अब अगर तुमने मुझे कहा सर जरा शार्पनेस थोड़ी कम करें, और करनी पड़ती है इमेजिंग के अंदर कभी कभार, तो मैंने कहा सबर करो, मैं मशीन खोलता हूँ, पूरी मशीन का जरा पहले पुर्जा पुर्जा निकाले, एनोड निकाला, मैंने कहा सबर करो, बड़ा एनोड लगाता हूँ, फिर बड़ा एनोड लगा के वापस रिपीट करता हूँ, नॉट कन्वीनियंट। तो इसका एक हल निकाला है हमने। बजाय हम एनोड के साइज को छोटा बड़ा करें, हम इसके आगे एक विंडो या एक ओपनिंग लगा देते हैं, कॉल्ड अपर्चर। तो देखो ये कैसे होता है। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द साइज ऑफ द एनोड, वी यूज एन अपर्चर ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ द एनोड। अब ये समझो ये इसके पीछे एनोड है, तो आपको जब बड़ा एनोड का साइज यूज करना होता है ना, इसको ओपन करके बड़ा कर देते हैं आप, तो खुद ब खुद ही जो पीछे एनोड का एक्सपोजर है ना वो बड़ा हो जाता है। तो मोर एरिया ऑफ द एनोड इज नाउ एक्सपोज। और जब आप चाहते हैं कि एनोड का छोटा रीजन यूज करें, तो इस अपर्चर को छोटा कर देते हैं आप। वो मशीन कंट्रोल होता है, बाहर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपर्चर को जब आप छोटा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली छोटा हिस्सा एनोड का जो है वो अब आपके सामने आ जाता है, और सिर्फ छोटे हिस्से से रेडिएशन निकल कर आती है। ठीक है, सो दिस वे यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द शार्पनेस ऑफ द इमेज, कम ज्यादा कर सकते हैं आप। ठीक है, बोलो। हाँ, कैमरा लेंस का भी समझे अपर्चर होता है ना जिसको आप, लेकिन खैर वो थोड़ा सा डिफरेंट वर्किंग है। बट हाँ, समझने के लिए आप कह सकते हैं कि अपर्चर को आप कम ज्यादा कर सकते हैं उसको। जी जी, वही कह रहे हैं आप। दूसरा तरीका, ये आप सही कह रहे हैं, दूसरा तरीका ये होता है कि आप वो जो स्कैटर्ड एक्सरेज होती है ना उनको ब्लॉक कर दें। जी, उसके लिए लेड ग्रेड इस्तेमाल होता है, वो भी करते हैं आप। तो सेकंड तरीका आप देखो यहाँ पर क्या है। अब तुम देखो, ये जो तुम्हारे पास है ना, ये ऑर्गन है, यहां से लेके यहां तक ये आपके पास एक एक्सरेज है। तो ये जो स्कैटर्ड एक्सरेज है ना, ये वाली, ये प्रोड्यूस करती हैं पार्शियल शैडोज। ये वाली एक्सरेज जो सीधी आ रही हैं वो तो ठीक है, क्योंकि वो तो जाके इमेज, वो तो बॉडी से गुजरेंगी और आपका इमेज प्रोड्यूस करेंगी। बट ये जो स्कैटर्ड एक्सरेज होती है ना, इसको हम कहते हैं, इनको अगर आप ब्लॉक कर दें तो फिर वो पार्शियल रीजन नहीं बनते। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेड ग्रिड। ये लेड के आपके पास जो है वो डंडे होते हैं। तो ये जो स्कैटर्ड एक्सरेज होती हैं, द यूज ऑफ लेड ग्रिड इन फ्रंट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म टू एब्जॉर्ब स्कैटर्ड एक्सरेज। ठीक है, तो ये भी आपकी शार्पनेस को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। समझ में आ गया? जिस तरह यहाँ पर भी है ना, एक मिनट, यहाँ पर भी आ गया तो आपने यहाँ लेड ग्रेड लगा दिया यूं करके, इधर लेड ग्रेड अगर लगा हुआ हो तो आप देखें वो उसको ब्लॉक कर देंगे लेड ग्रेड। ठीक है, वो वाली रेडिएशन आएंगी नहीं। तो ये लेड ग्रेड भी आप इस्तेमाल करते हैं इसको जब शार्प, और जब आपको शार्पनेस कम करनी होती है तो फिर ये लेड ग्रेड हटा देते हैं आप, वहां से रिमूव कर देते हैं। बोलो क्या कह रही हो? हाँ हाँ, इक्वली होता है, क्योंकि वो बीच में से, बीच बीच में जहां पर मेन रीजन आता है ना, वहां थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जहां से मेन बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, बस वहां थोड़ा सा स्पेस बड़ा कर देते हैं, बाकी साइडों पे आप उसको बहुत छोटा रखते हैं ताकि, हाँ नहीं पता ना, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है वहां से तो रेडिएशन आनी चाहिए ना। जो बिल्कुल कोने होते हैं वहां पर उनको करीब करीब कर देते हैं, कि वहां पर इमेज बनना ही नहीं है ना। इमेज बनना ही इसके सामने है, बस इस रीजन के सामने। ठीक है जी। सर लेड सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है एक्स रेडिएशन का, इसलिए ले आपको याद होगा गैमा को भी एब्जॉर्ब करने के लिए लेड यूज करते थे। ये जो रेडिएशन होती है ना, इसकी हाई डेंसिटी होती है, तो ये एब्जॉर्बेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है भाई, चलें ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ये एक्सरे और उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अच्छा एक आखिरी प्रॉपर्टी बस बताता हूँ, एट्यूनेशन ऑफ एक्सरेज। अभी मैं अगली क्लास में उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। एट्यूनेशन का मतलब होता है इंटेंसिटी का कम होना। चले वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग साइंस है उसकी। ठीक है।